हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे जिस विषय पे बात करने जा रही हूँ वह है बलबन के विषय में। बलबन, जैसा कि हम जानते हैं कि वो गुलाम वंश के या मामलुक वंश के प्रधानतम शासकों में से एक थे, जो कि इल्तुतमिश के बाद एक शक्तिशाली शासक के तौर पे गुलाम वंश के राजगद्दी पर बैठे थे। यदि हम उनके प्रारंभिक जीवन के विषय में बात करते हैं तो इनका भी बाल्यकाल हम कह सकते हैं एक गुलाम की तरह ही गुजरा था और धीरे धीरे वो अपने गुणों के आधार पे राजगद्दी पे दिल्ली सल्तनत के आसीन हुए थे। अब मैं आगे आपसे एक एक करके चर्चा करूंगी कि किस प्रकार उन्होंने गुलाम से शासक का पूरा अपना सफर जो है वो तय किया था। जैसा कि हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की तरह ही बलबन भी इल्बारी तुर्क से आते थे। इनके पिता 10,000 परिवारों में के प्रधान थे, इसलिए इन्हें खान की उपाधि भी प्राप्त थी। परंतु हम यह देखते हैं कि बाल्यकाल में ही इन्हें मंगोलों के द्वारा गुलाम की तरह बसरा के ख्वाजा जमाल उद्दीन को बेच दिया गया था। उसके बाद ख्वाजा ने इल्तुतमिश को दिल्ली में 1232 में गुलाम की तरह इन्हें बेच दिया था इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश बलबन के गुणों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे और तुरंत बलबन हम देखते हैं यहाँ पे कि वो खासदार के पद पर इल्तुतमिश के साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इल्तुतमिश के ही शासनकाल में हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे प्रारंभ में ही जो चालीसा दल था इल्तुतमिश का, उसके वो रहे थे एक सदस्य और धीरे धीरे उभर करके एक नेता के तौर पे चालीसा दल करके उभर करके आते हैं हमारे समक्ष। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रमिक तौर पे उनका सभी जितने भी अन्य शासक रहे थे इल्तुतमिश के पश्चात, उनके अधीन भी उनके पदों में हम कह सकते हैं कि क्रमिक विकास देखने को मिलता है या प्रगति देखने को मिलता है। वो ऊंचे पदों पे धीरे धीरे करके आसीन होते हुए दिल्ली के शासक बने। इल्तुतमिश के पश्चात हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान के अधीन उन्हें आमीरी शिकार का पद मिला था। रजिया के बाद में जो दिल्ली सल्तनत के शासक हुए थे बहराम शाह, इनके अधीन भी ये आमीरी शिकार पद पे रहे थे तथा इन्हें पंजाब के रेवाड़ी इलाका का क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया था, जहां पे उन्होंने मंगोलों का सामना किया था उच्च में। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंगोलों को रोकने में इस समय इनकी अहम भूमिका रही थी। इसके पश्चात नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल में ये नायबे मामलिकात के पद पे आसीन हुए थे 1249 ईस्वी में। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद का जो शासन काल था इसमें बलबन की बहुत ही अहम भूमिका रही थी। नसीरुद्दीन महमूद जो थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जितने भी प्रशासनिक कार्य थे उन्होंने उमरावों के अधीन या उनके हाथों में छोड़ दिया था, जो कि एक मौका दिया बलबन को अपने राजनीतिक स्थिति को और मजबूत बनाने में। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था, तो यह एक उनको मौका दिया था कि राज दरबार में और राज दरबार के जितने आंतरिक मामले थे, प्रशासनिक मामले, सबू में उनका हम कह सकते हैं कि एकाधिकार हो गया था। जिस समय नसीरुद्दीन की पुत्री के साथ बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था, उसके पश्चात उन्हें उल्लुग खान की उपाधि दी गई थी। अब यहाँ पे आगे जब हम देखते हैं कि जिस समय, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल में बलबन के हाथों में सारा प्रशासनिक कार्य, जितनी भी रणनीति थी साम्राज्य की, वो सब बलबन के अधीन ही आ गई थी। अब यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगी कि किस प्रकार से जितने आंतरिक समस्याएं या बाहरी समस्याएं जो उस समय दिल्ली सल्तनत के सामने उभर करके आए थे, उसका बलबन ने किस प्रकार से सामना किया था। और जितने भी उस समय हम कह सकते हैं कि एक माहौल जो बना हुआ था डिस्टर्बेंस का, उसको कंट्रोल करने का प्रयास बलबन ने किया था। एक बात और यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि बलबन नसीरुद्दीन महमूद के शासन काल में एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो डिफैक्टो रूलर दिल्ली सल्तनत के उस समय में भी रहे थे। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जब तक वो खुद शासक बने, बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा था दिल्ली सल्तनत के मामलों को समेटने में या जितना भी शासन का कंट्रोल था अपने अधीन रखने का।
जो उनका कार्यकाल डी फैक्टो रूलर का रहा था वह था 1946 से 1952 तक का। अब यहाँ पे जब 1946 से 1952 की हम जब चर्चा करते हैं, इस समय दिल्ली सल्तनत में जितने भी हम कह सकते हैं जो प्रशासनिक और युद्ध या जो आंतरिक माहौल या संघर्ष का जो माहौल तैयार था, वो सबको नियंत्रित करने का काम बलबन ने ही किया था। अब मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगी आपसे बंगाल के विषय में। बंगाल के जो शासक थे नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में, तुगान खान वह खुद को एक स्वतंत्र शासक की तरह दिल्ली से अलग बंगाल में शासन करने लगा था। यहाँ पे इसको देखते हुए बलबन तिमूर खान नाम के एक व्यक्ति को वहां पे भेजा कि जा करके जितने भी मामले हैं उसको निपटाने के लिए। परंतु यहाँ पे हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि तुगान खान जिस समय में शासक था, जज नगर के जो शासक थे, उन्होंने हमला कर दिया था तुगान खान पे, जिसमें तुगान खान पराजित भी हुआ। उसमें इस समय तुगान खान मदद के लिए दिल्ली के समक्ष आया और दिल्ली से अपना मांग किया कि किस प्रकार से उसके साम्राज्य को बचाने के लिए। बलबन ने यहाँ इनकी सहायता भी की, क्योंकि ये बलबन को एक मौका दे रहा था वहां के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसके उत्तराधिकारी थे युज़बक ई तुगरिल खां, ये हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि और भी शक्तिशाली शासक रहा था। तुगान खान के पश्चात अपने नाम से सिक्कों का जारी करवाना, खुतबा पढ़वाना, इसने ये सभी कार्य किए थे ताकि वो अपने आप को एक स्वतंत्र शासक की तरह वहां पे दर्शा सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी के शासनकाल के समय में कामरूप के जो शासक रहे थे, वहां से इनका युद्ध हुआ था और इसी अभियान में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक मौका दिया था बलबन को कि किस प्रकार से बंगाल में शांति, एक प्रकार से कहा यहाँ पे ये भी जा सकता है कि इसकी मृत्यु के बाद में ही, युज़बक की मृत्यु के बाद में ही हम देखते हैं कि एक प्रकार से बंगाल का जो मामला था वो अपने आप ही शांत हो गया था। बलबन को एक प्रकार से यहाँ पे ये मौका मिला कि अन्य जितने भी मामले थे वहां पे अपने ध्यान को वो दे सके। परंतु फिर 3-4 साल के बाद ही हम देखते हैं कि अरसलान खान जो कारा के गवर्नर थे, इन्होंने फिर लखनौती के क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लिया और फिर से पुनः हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो एक डिस्टर्बेंस का ही इलाका फिर से हमारे समक्ष बन करके सामने आता है। और एक प्रकार से यहाँ पे यह भी कहा जा सकता है कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक बंगाल की स्थिति ऐसी ही बनी रही थी। अब हम आते हैं कि बंगाल के बाद में जो दूसरा इलाका था जहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ था, वह था उत्तर पश्चिमी दिशा का। यदि हम उत्तर पश्चिमी दिशा के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले सैफुद्दीन हसन करलुग, ये जो था ये मुल्तान और सिंध पे अपना कब्जा जमाए बैठे हुए था। दूसरा, इस समय लगातार मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत के उत्तर पश्चिमी इलाके में हो रहा था। तीसरा, हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी उच्च अधिकारी थे उत्तर पश्चिमी दिशा में पदस्थापित, वो सभी ही किसी न प्रकार से हम देखते हैं कि उनका एक संबंध स्थापित हो गया था मंगोलों के साथ में और फारस के शासकों के साथ में। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि ऐसा स्थिति उत्तर पश्चिमी दिशा में उभर करके सामने आया था कि यदि इस स्थिति को नियंत्रण में नहीं लाया जाता तो शायद दिल्ली सल्तनत को बचाना ही मुश्किल हो जाता। परंतु यहाँ पे बलबन ने प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से उत्तर पश्चिमी दिशा में शांति को बरकरार किया जा सके। परंतु यहाँ पे हम यह देखते हैं कि सैफुद्दीन हसन करलुग के बाद में फिर कसलुग खां जो थे, ये यहाँ पे शासन करना प्रारंभ किए उत्तर पश्चिमी दिशा में और इनके अधीन मुल्तान और उच्च का क्षेत्र रहा था। यहाँ पे कुतलुग खां के साथ में जो अवध के शासक थे, उनके साथ कसलुग खां मिल करके दिल्ली पर ही कब्जा जमाने का प्रयास कर रहा था। परंतु यहाँ पे बलबन को सफलता मिली थी और यहाँ पे एक प्रकार से यह हम देख सकते हैं कि मंगोलों का जो रहा था अधिकार वह लाहौर और पंजाब के क्षेत्रों में जरूर रहा था, परंतु मुल्तान और सिंध का जो हिस्सा था वो भारत के साथ ही बना रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि जो तीसरा जो क्षेत्र था जहां पे सबसे अधिक जो है डिस्टर्बेंस या संघर्ष का माहौल बना हुआ था, वह था दोआब का क्षेत्र, जिसमें बलबन ने एक एक करके जितने भी दोआब में हिंदू जो राज्य थे उनको अपने अधीन लाने का काम किया था, जिनमें प्रमुखतः रहे थे मेवाड़,
रणथंभौर, 1247 में कलिंजर और 1251 में ग्वालियर। ये सभी क्षेत्रों पे बलबन ने अधिकार कर द्वाब में भी शांति बहाली का प्रयास किया था। तो एक प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही, जब बलबन डिफैक्टो रूलर रहे थे दिल्ली सल्तनत के, उस समय के जितनी भी समस्याएं रही थी सभी को बलबन अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था और बहुत हद तक सफल भी रहा था। परंतु जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई व्यक्ति उभर करके सामने आता है तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी भी एक प्रकार से लग जाते हैं कि किस प्रकार से उनको नीचे लाया जा सके। इसी का एक उदाहरण है कि उस समय में एक हिंदू मुसलमान इमाद उद रहयान, ये जो है बलबन को अपने पद से पदस्थापित कर लिया था, हटा दिया था उसके पद से। और इमाद उद रहयान जो है खुद वहां पे एज हम कह सकते हैं कि नायब के तौर पे शासन करना प्रारंभ किया नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। परंतु जो उच्च कुल के जो तुर्क जाति के जो लोग थे वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कन्वर्टेड जो मुस्लिम है या हिंदू मुसलमान वो इनके ऊपर शासन करेगा। पुनः 1254 में बलबन को नायबी मामलिकात के पद पर पदस्थापित किया गया था। तो बलबन का हम कह सकते हैं कि वर्चस्व कहीं ना कहीं समक्ष तौर पे भले ही सामने वो उस समय में नहीं रहे थे, परंतु फिर भी हमें देखने को मिलता है कि नियंत्रण आखिरकार बलबन के हाथों में ही आ गई थी। अब जैसा कि हम आगे देखते हैं कि आपका ये जो छोटा सा एक समय रहा था जिस समय बलबन जो है समक्ष तौर पे, या हम कह सकते हैं कि आगे आकर के वो भले ही नहीं दिख रहे थे कि उनके हाथों में नियंत्रण नहीं है, परंतु तुरंत ही 1254 में फिर से उन्हें जो बागडोर थी दिल्ली सल्तनत की वो उन्हें सौंप दी गई थी। उसके पश्चात उनका जो कार्यकाल आता है वो एक शासक के तौर पे आता है जो कि 1265 से 1287 का रहा था। उनका जो ओरिजिनल नेम था वो बहाउद्दीन बलबन था, परंतु जैसे ही वो शासक बने थे उसके साथ ही उन्होंने घियासुद्दीन का उपाधि या हम कह सकते हैं उपनाम अपना लिया था। अब यहाँ पे जिस प्रकार से जब वो डिफैक्टो रूलर थे, जिस प्रकार से उनके पास में जो समस्याएं थी बंगाल का, उत्तर पश्चिमी दिशा का और दोआब का, ठीक उनके शासक बनने के पश्चात भी यही तीन क्षेत्र जो है वो समस्या के तौर पे उभर करके बलबन के समक्ष आते हैं। पहला मैं यहाँ पे बात करूंगी आपसे बंगाल के विषय में। बंगाल में उस समय जो शासक था वो तुगरिल खान था। ये अपने आप को सुल्तान की तरह से प्रोजेक्ट कर रहा था, अपने नाम से कॉइन्स जो है उसको चलवाया, खुतबा भी पढ़वाया था और यहाँ पे इसको कंट्रोल में लाने के लिए बलबन बहुत अधिक संघर्षरत भी रहा था। उसने यहाँ पे तिमूर खां को भेजा था कि कंट्रोल करने के लिए इसको तुगरिल खां को, परंतु यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो गवर्नर थे अमी खां, उनको भेजा गया था पराजित करने के लिए तुगरिल खां को, परंतु वो पराजित करने में असफल रहा था, जिसके वजह से उसे फांसी की सजा भी दी गई थी। उसके बाद में अमी खान के बाद हमें देखने को मिलता है कि तिरमिती को भेजा गया था तुगरिल खां को पराजित करने के लिए, परंतु यह भी सफल नहीं हुआ था, यह भी पराजित हुआ तुगरिल खां के हाथों से। और फिर खुद बलबन ने अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को 2 लाख सैनिकों के साथ में बंगाल की ओर भेजा, परंतु प्रारंभिक तौर पे कोई भी अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी बुगरा खां को। इसलिए बलबन खुद ही बंगाल की तरफ गया और ढाका के नजदीक में तुगरिल खां को पराजित कर अंततः बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि जो मंगोल का समस्या है, जिस प्रकार जब वो डिफैक्टो रूलर था, बना हुआ था, उसी प्रकार से शासक बनने के पश्चात भी मंगोल का समस्या बना हुआ था और इसको नियंत्रण में लाने के लिए बलबन ने दूरदर्शिता दिखाई थी और कूटनीति का सहारा लिया था। दोहरा हम कह सकते हैं कि वो एक तरीका अपनाया कि किस प्रकार से मंगोल समस्या को नियंत्रण में लाया जा सके। पहला काम जो वो किया था वो यह था कि वह राजदूतों को भेजा था मंगोल शासकों के पास में कि वो उसके अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए। और दूसरा जो कार्य किया था कि जितने भी मुल्तान, लाहौर और सिंध और उसके पश्चात सुनाम और सुमाना, इसको दोहरी हम कह सकते हैं कि वो रक्षा क्षेत्र के जैसा इसको बनाया था ताकि मंगोल आक्रमण को रोका जा सके। अपने जो बड़ा पुत्र था उसका महमूद खां, उसको भेजा था मुल्तान, लाहौर और सिंध के शासक के तौर पे, और अपने छोटे पुत्र बुगरा खां को
वहां पर शासक बनाया सुनाम और समाना के क्षेत्र का। उसके अपने जो चचेरे भाई थे शेर का सकार, उसको भेजा था अफगान सैनिकों के साथ में ताकि वो सीमा की सुरक्षा कर पाए, परंतु बाद में हम देखते हैं कि इसकी हत्या खुद बलबन ने ही की थी। अब यहाँ पे दूसरा जो आता है या तीसरा जो क्षेत्र हम कह सकते हैं दोआब का, वो भी हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वो संघर्ष का एक माहौल तैयार किया था उस समय दिल्ली सल्तनत में, जिसमें कि मेवों और राजपूतों को नियंत्रण में लाना बहुत ही आवश्यक था। इल्तुतमिश के शासनकाल के पश्चात ही हम देखते हैं कि दोआब के क्षेत्र में एक लूट वाला जो है पूरा माहौल तैयार था। लुटेरे वहां पे पूरे बहुत अधिक फैल गए थे दोआब के क्षेत्र में। बलबन यहाँ पे रक्त एवं लौ की नीति को अपनाते हुए मेवों को और राजपूतों को अपने नियंत्रण में लाने का कार्य किया था। जितनी भी सीमाएं थी, जो पहले के किले थे दोआब के क्षेत्र के, उनको मरम्मत करवाया, नए किलों का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ जो वहां पे अफगान सैनिक थे, मजबूत या हम कह सकते हैं शक्तिशाली अफगान सैनिक, उनको वहां बसाया था ताकि जो मार्ग है पूर्वी दिशा का उसको सुरक्षित किया जा सके। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक प्रारंभिक जो सुल्तान बनने के बाद जितनी भी समस्याएं बलबन के समक्ष आई थी, उन सभी को वह नियंत्रण में ला सका था। अब मैं आपसे अगले वीडियो में बलबन के प्रशासनिक कार्य और उसके राजत्व सिद्धांत के विषय में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।